नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT, JEE एंड नीट। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट RTO ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। गृह मंत्री अमित शाह और CM योगी 7 अप्रैल को आजमगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके द्वारा जनता को 5 अरब से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। इन परियोजनाओं में संगीत महाविद्यालय के शिलान्यास के साथ जल जीवन मिशन, सड़कों का निर्माण, कला भवन के विकास के लिए सरकार अपना खजाना खोलेगी। जनता को गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से विकास को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। भाजपा के पदाधिकारी इस तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का कहना है कि आजमगढ़ के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। देश के गृह मंत्री दूसरी बार जिले के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री में विकास की गंगा बह रही है। आजमगढ़ में विकास की गंगा बह रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन 25 जिलों को गोद लिया है, उनसे आजमगढ़ भी एक है। ऐसे में लगातार जिले का विकास हो रहा है। 5 अरब की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इनमें हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के साथ सड़क, जल जीवन मिशन, कला भवन का निर्माण होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि आने वाले समय में आजमगढ़ विकास की गाथा लिखेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का कहना है कि देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। नामदारपुर में होने वाले 7 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए 500 बसें लगाई जा रही हैं। इनके अलावा 5000 गाड़ियों के साथ 10,000 बाइक भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही 25,000 की जनता पैदल जिले में होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। जिलाध्यक्ष का कहना है कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक की भीड़ जुटाई जाएगी। हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जनपद आजमगढ़ में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, जो पिछले साल 2000 चुनाव 22 के पहले एक आजमगढ़ को सुहेल देव विश्वविद्यालय दिए थे, और फिर पुनः हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारे इस आजमगढ़ की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री आ रहे हैं, यशस्वी हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और सब 5 अरब परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास है, जिसमें हमारा यह सांस्कृतिक विद्यालय भी हरिहरपुर घराने का है, हमारा कला भवन भी है, हमारी कई सड़कें हैं, जल जीवन मिशन की हमारी जो सरकार की योजना है, हर घर से जल से नल, उसकी भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण है। और एक बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा उस दिन आजमगढ़ का, जब हमारे इस परियोजना सब हो जाएगी तो एक विकास की गाथा आजमगढ़ अपने आप में, जो इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर सुहेल देव विश्वविद्यालय से लेकर के कला भवन से लेकर के मधुरी एयरपोर्ट से लेकर के लिख रहा है, आगे भी विकास ही विकास कुछ ही महीने में आजमगढ़ में दिखने लगेंगे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठक किए हैं, मीटिंग किए हैं। मीटिंग के माध्यम से 500 बसों से हम लोग और 5000 जो है छोटी गाड़ियों से और 10,000 मोटरसाइकिलें निकलेंगी। कार्यकर्ता गांव-गांव से, बूथ से, सेक्टर से निकलेंगे, और लगभग 1 लाख कार्यकर्ता यहाँ ऐतिहासिक स्वागत करेंगे इस आजमगढ़ की धरती पर, इस सभा स्थल पर माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने संगीत घराने के नाम से मशहूर हरिहरपुर से लेकर जनसभा स्थल नामदारपुर में डेरा डाल दिया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व एसपी सिटी शैलेंद्र लाल सहित प्रशासन व पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ हरिहरपुर और नामदारपुर में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हाईवे से सटी नामदारपुर गाँव में रामाज्ञा यादव के 6 एकड़ खेत में जनसभा होगी, जबकि बगल में ही विनोद यादव के खेत में हेलीपैड बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM योगी के कार्यक्रम को सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से अब तक लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजनाओं की सूची में 218 करोड़ की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है।
जिसमें 22 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बना हरियौत कला भवन और तहसील सदर के गंभीर वन में 66 करोड़ 76 लाख रुपए से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय शामिल है। वहीं जनपद में 1318 गांव में मिशन जल जीवन योजना का शिलान्यास किया जाना है। इसके अलावा अन्य भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जिसका शिलान्यास होना है। करीब 4400 करोड़ की लागत से 54 योजनाओं का शिलान्यास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार साहब द्वारा परसों 7 तारीख को जनपद भ्रमण किया जाएगा और उसके दौरान जनपद वासियों को लोकार्पण और शिलान्यास की कुछ योजनाओं का उनके द्वारा गिफ्ट दिया जाएगा, जिसमें हमारी 62 परियोजनाएं हैं जो कि जिनका लोकार्पण किया जाएगा और 54 परियोजनाएं हैं जिनका कि शिलान्यास किया जाएगा। 62 परियोजनाओं में मुख्य रूप से हरियौध कला केंद्र का निर्माण है, वो पूरा हुआ है, उसका लोकार्पण होगा। तहसील मार्टिनगंज के आवासीय भवन और पुलिस लाइन में 200 व्यक्तियों की क्षमता के बैरक का निर्माण, इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है कुशल गाँव और लाटकाट इत्यादि है, उनका भी लोकार्पण किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। और शिलान्यास में जो हमारे जल जीवन मिशन के 1358 गाँव में जो जल जीवन मिशन की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। लगभग कितने हजार करोड़ की परियोजनाएं हैं? जो हमारी 218 करोड़ की हमारी योजनाओं का लोकार्पण है और शिलान्यास हमारा जो होगा वो हमारा लगभग 4400 करोड़ रुपए की धनराशि का लगभग होगा। 7 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित आगमन के लिए समस्त तैयारियां पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही हैं। इसमें फोर्स का आकलन किया गया है। जनपद के अंदर जो हमारे पास 9 गजेटेड ऑफिसर्स और लगभग 1000 से ऊपर की नफरी कांस्टेबलरी की उपलब्ध है, उनको अलर्ट किया गया है। आवश्यकता अनुसार बाहर से फोर्स की डिमांड भी प्रेषित की गई है। पीएसी और क्यूआरटी का डिप्लॉयमेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, उन पे इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। ट्रैफिक संचालन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। कार्यक्रम में जो वाहन आएंगे उनके लिए एक अलग से रूट प्लान और जो आम जनमानस के वाहन है उनके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। ये सभी के साथ साझा किया जाएगा। जिले की समस्त इकाइयों को, जिनमें सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस और एलआईयू शामिल है, इनको समस्त तैयारियां पूर्ण करने के लिए अलर्ट और एक्टिव मोड पर रखा गया है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरे कार्यक्रम को सकुशल रूप से संपन्न कराएंगे। जनपद न्यायालय में पेशी पर आया एक गांजा तस्कर न्यायालय परिसर से अचानक पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की तो घंटों बाद गांजा तस्कर को जज आवास की छत से पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि बुधवार को जिला कारागार से गांजा तस्कर सचिन को पुलिस टीम लेकर न्यायालय के लॉकअप पहुंची। पुलिस पेशी के लिए उसे कोर्ट में ले गई। उस दौरान गांजा तस्कर पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया। गांजा तस्कर के कोर्ट परिसर से फरार होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस फरार गांजा तस्कर की तलाश में जुट गई। घंटों बाद स्थानीय दुकानदार जज आवास में एक संदिग्ध को जाते देख पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस जज आवास में दाखिल हुई। पुलिस आवास की छत पर गई तो वहां गांजा तस्कर छुपा था। पुलिस ने गांजा तस्कर को छत से पकड़ लिया। फरार गांजा तस्कर को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। हाँ, पता चला है कि एक गांजा तस्कर था जिसको पेशी पे लाया गया था। शायद उसका नाम सचिन था। उसको लाया गया था। पेशी के बाद उसको ले जाया जा रहा था यहाँ से। बाहर निकलने के उपरांत शायद वो सिपाही को वो धक्का दे के उसको वहाँ से उनसे भाग गया। वहाँ से धक्का देने के बाद भागने के बाद कुछ देर बाद उसको छानबीन हुआ, खोजा गया। खोजने के बाद वो जज साहब के आवास के ऊपर छत पे पाया गया, जहां से उसको सुपुर्द किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्री भारत सरकार व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 7 अप्रैल को जनपद आजमगढ़ के ग्राम नामदारपुर, थाना कंधापुर, तहसील सदर आजमगढ़ में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत बुधवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारियों के संबंध में सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उक्त कार्यक्रम में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अपने निर्धारित स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के निर्धारित समय से 3 घंटे पूर्व सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कहीं कोई समस्या आए तो उसे तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय से उसका निराकरण किया जा सके। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की व्यवस्था सुनिश्चित करा ले।
जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि मानक के अनुसार हेलीपैड, स्विस कॉटेज, मंच, बैरिकेडिंग, दीर्घाओं का निर्माण समय से पूर्ण करा लें। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल आजमगढ़ को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित हो। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल के आसपास मार्ग एवं सड़क की समुचित साफ सफाई आदि की व्यवस्था करा लें। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर शुद्ध पानी से युक्त टैंकर, मोबाइल टॉयलेट, समुचित साफ सफाई कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट व अधिकारियों से कहा कि आपस में समन्वय बनाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, आईएएस प्रशिक्षु प्रखर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के निर्वाचन हेतु बुधवार को अधिवक्ताओं ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अध्यक्ष पद हेतु आद्या प्रसाद सिंह, जयप्रकाश राय व प्यारे मोहन श्रीवास्तव एडवोकेट ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। इसी प्रकार मंत्री पद हेतु जयप्रकाश यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु रफीउल हसन अब्बासी, उपाध्यक्ष पद के कुल 2 पदों के लिए हरिनाथ पांडे व सोहन राम यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष हेतु विंदेश कुमार यादव, उपमंत्री प्रशासन पद हेतु शेषमणि तिवारी, उपमंत्री पुस्तकालय हेतु जनार्दन राय, उपमंत्री प्रकाशन पद हेतु कमलेश कुमार मिश्र तथा कोषाध्यक्ष पद हेतु पंकज राय ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इसी प्रकार वरिष्ठ कार्यकारिणी के कुल 5 पदों के लिए कृष्णकांत माथुर, संजय कुमार श्रीवास्तव, एजाज आलम, योगेश सिंह अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। वहीं कनिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी के कुल 5 पदों हेतु केवल अभिषेक राय ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। निर्वाचन अधिकारी तारकेश्वर मिश्रा ने बताया कि प्रस्तुत नामांकन पत्रों की जाँच गुरुवार को तथा उसी दिन नामांकन पत्र अपराह्न 2:30 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान व मतगणना 27 अप्रैल को प्रस्तावित है। इस वरिष्ठ समिति के चेयरमैन हैं आदरणीय श्री विजय प्रताप सिंह जी, और वरिष्ठ समिति के सदस्य हैं आदरणीय श्री राजाराम यादव जी, और वरिष्ठ समिति के सदस्य जो है श्री राज बहादुर यादव जी हैं और श्री इंद्रासन यादव, ये इंद्रासन सिंह, ये 5 लोग ये एल्डर्स कमेटी के जो है सदस्य हैं। और मैं चुनाव अधिकारी के रूप में जो है आज पर्चा दाखिला का कार्यक्रम हुआ। पर्चा दाखिला के कार्यक्रम में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिला, श्री आद्या प्रसाद सिंह, श्री जयप्रकाश राय, श्री प्यारे मोहन श्रीवास्तव। मंत्री पद के लिए श्री जयप्रकाश यादव अकेले पर्चा दाखिल किए और कोई पर्चा नहीं दाखिल किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 1 प्रत्याशी पर्चा दाखिल किए हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी पर्चा दाखिल किए हैं और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 1 व्यक्ति ने पर्चा दाखिल किया। यहाँ कोई किसी अन्य जितनी जगहें हैं उतने पर्चा दाखिल हुए किए हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। अध्यक्ष पद पर लड़ाई है। अब कल पर्चा वापसी के बाद जो क्लियर होगी कि असली फिगर क्या है। और इसी तरीके से संयुक्त मंत्री पुस्तकालय के लिए भी 1 पद दाखिल है, 1 पर्चा दाखिल है। संयुक्त मंत्री प्रकाशन के लिए भी 1 दाखिल है और संयुक्त मंत्री प्रशासन के लिए भी 1 ही पर्चा दाखिल, ये भी एक तरह से निर्विरोध के रूप में है। कोषाध्यक्ष पद के लिए भी 1 पर्चा दाखिल है, यह भी करीब करीब निर्विरोध है। और कार्यकारी समिति के लिए जो है वरिष्ठ सदस्य भी जो दाखिल किए हैं वहाँ भी लड़ाई नहीं है। कनिष्ठ पद के लिए भी प्रत्याशी जो दाखिल किए हैं वहाँ भी जो है लड़ाई नहीं है। इस तरीके से लड़ाई सिर्फ जो है आज के पर्चा दाखिला से जो है केवल अध्यक्ष पद के लिए जो है लड़ाई साबित होती है। कल पर्चा वापसी के बाद सही फिगर आ जाएगी कि अध्यक्ष पद पर चुनाव होगा कि नहीं होगा। बकिया पदों के लिए जो है मतदान जो है 27 अप्रैल को होगा और कल जो है मतदान यह जो है जांच होगी, पर्चा नॉमिनेशन पेपर की कल जांच और पर्चा वापसी दोनों। मतगणना 27 को 4 बजे के बाद 10:30 से 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद 4 बजे के बाद कुछ रेस्ट लेने के बाद फिर जो है हमारे चेयरमैन एल्डर्स कमेटी जो है काउंटिंग शुरू कराएंगे। मंडलीय जिला चिकित्सालय के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बुधवार को पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल प्रियंका यादव व पीएचएन ट्यूटर जितिन कुमार कृष्णा, गोपाल चौबे, अंकिता वर्मा, सविता कश्यप, अंकिता वैभव व छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने बताया कि डायरिया के मरीज को किस तरह का पोषण दिया जाना चाहिए तथा कैसे साफ सफाई के द्वारा डायरिया को ठीक किया जा सकता है।
प्रियंका यादव ने बताया कि ये पोषण कार्यक्रम ये सीख देता है कि कैसे भोजन को बनाने समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साफ स्वच्छ जल का प्रयोग भोजन को बनाने और पीने में करना चाहिए। साथ ही एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की नोडल अधिकारी डॉक्टर उमा शरण पांडे ने बताया कि ये प्रोग्राम दिनांक 5 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि अलग अलग बीमारियों में विशेष आहार के द्वारा बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। एएनएम ट्रेनिंग कर रही है छात्राएं, 2 साल की ट्रेनिंग है, तो उनका एक सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में उन लोगों को पढ़ाया जाता है मरीज को क्या देना चाहिए, कैसी मात्रा में देना चाहिए, कितना खाना जरूरी है। तो उसी के हिसाब से इन लोग का आज प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में ये लोग सीखेंगे किस बीमारी में कौन सा खाना देते हैं और कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो आज यहाँ पे डायरिया का इन लोग को डायरिया डाइट के लिए हम लोगों ने बताया है, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया है। तो हर एक दिन आज से शुरू है और 17 तारीख लास्ट डेट है। तो हर बीमारी का अलग अलग दिन वो लोग करेंगे। तो डायरिया में जो क्या डाइट दिया जा रहा है? डायरिया में बताए ये लोग बताए बच्चों को कैसे देते हैं। 3 तरह की डाइट देते हैं। ORS सोल्यूशन देते हैं, पहले लिक्विड देते हैं, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड डाइट देते हैं। फिर उन लोग को ORS सोल्यूशन देना चाहिए। ORS कैसे बनाना है, यदि ORS नहीं है तो घर पे कैसे बनाना है उसको, उसके बारे में सब इनको जानकारी दी गई है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश चतुर्थ राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्यपाल को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार की उनकी मांगों पर रवैया नकारात्मक है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जो पूरी नहीं हो रही। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 8 लाख पद खाली पड़े हैं। इसमें बड़े स्तर पर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के माध्यम से काम किया जाता है, जिन्हें नियमित किया जाना चाहिए। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इससे रोजगार मिलेगा और संविदा कर्मचारियों का शोषण कम होगा। अभी 40,000 रुपए सैलरी वाले पद पर संविदा कर्मचारी मुश्किल से 12 से 15,000 रुपए पाते हैं। इस दौर में इतने कम पैसे से घर चलाना मुश्किल होगा। आज हम लोग 13 सूत्री मांग के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि बार बार हम लोग की मांग है कि चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति को रोक दिया गया। चतुर्थ श्रेणी ही कार्यालयों की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर चतुर्थ श्रेणी नहीं रहेगा तो फाइल को इस पटल पर करे कौन, सारे काम डंप पड़े रहेंगे। जो कुछ लोग बचे हैं तो उनसे इतने काम दिए जा रहे हैं, उनको किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा, सम्मान जारी करते वो नहीं दिया जा रहा, चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति नहीं की जा रही। आउटसोर्सिंग वाले जो हर पटल पे कंप्यूटर ऑपरेटर, वो समझिए कि उनको आउटसोर्सिंग, उनका भी हरण हो रहा, चिरहरण हो रहा, उनका भी वेतन ठीके से मिलता है, पूरा नहीं मिलता। हम लोग ने मांग ये किया है कि उनको वेतन विभाग द्वारा दिया जाए, उनका विनती नौकर किया जाए। और जितने भी संविदा पे कर्मचारी हैं, नियमित हैं, दैनिक भोगी हैं और सीजनली हैं, उन सब को काम को देखते हुए उन्हें टेस्ट के आधार पे लिपिक का हो या शिक्षण संघ में है तो उनके कार्य के आधार पे उनकी प्रोन्नति की जाए और विनियमितीकरण किया जाए, उनको नियमित किया जाए। सेम कम सेम वर्क का रूल सुप्रीम कोर्ट महोदय ने 2016 में पारित कर दिया है, लेकिन शासन प्रशासन सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ मतलब एकदम घोर निंदनीय कार्य किया जा रहा है। सेम वर्क का सेम पे होना चाहिए। और एक बहुत कुचला गिरा तबका माना जाता है, उसके लिए मिनी ITI खोली गई हैं 47 जिलों में, लेकिन अभी तक पूर्ण GITI के पूर्ण समकक्षता रखते हुए भी उसे 7th पे का लाभ नहीं दिया जा रहा। जो सेम चतुर्थ श्रेणी की का हाल रवैया वही अल्पसंख्यक के साथ रवैया, क्योंकि हम लोग एक तरह से शुद्ध अछूत मान लिए गए हैं। नीचे तबके के कर्मचारियों को उच्च अधिकारी जो शूद्र मानते हैं, एकदम शोषण शूद्र मान के किया था। हम लोग ने ज्ञापन इस माध्यम से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, DM महोदय के मार्फत से भिजवाया गया है कि 13 सूत्री मांगों पे हम लोग के विनर समस्याओं को निराकरण करने के लिए वार्ता करें या हमारी मांगों को। लोकसभा से राहुल गांधी के निष्कासन के विरोध में बुधवार को कांग्रेस जनों ने काली पोशाक पहनकर अपना प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जुलूस निकालते हुए गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपना विरोध व आक्रोश जाहिर किया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने राहुल गांधी के निलंबन के बाद इस आरोप को दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र की स्थिति खतरे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद देश में जिस तरह से लोकतंत्र काम कर रहा है उसके बारे में सभी विपक्षी दल चिंतित हैं। मोदी जी देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। पीएम मोदी के भारत में लोकतंत्र के अंत का संकेत दिखने लगा है। उन्होंने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों और स्वतंत्र निकायों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने पहले स्वायत्त निकायों को समाप्त किया, फिर उन्होंने चुनाव जीतने वालों को डरा धमकाकर हर जगह अपनी सरकार खड़ी कर दी। फिर उन्होंने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल उन लोगों को झुकाने के लिए किया जो नहीं झुके। उन्होंने कहा कि अडानी मुद्दे से भागते मोदी राहुल गांधी पर अनर्गल
शिकंजा केवल इसलिए कस रहे ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, अडानी जी और मोदी जी के संबंधों को लेकर के जो संसद में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनकी बात को नहीं रखने दिया जा रहा है। संसद में उनका माइक म्यूट किया जा रहा है, उनके बोले गए वक्तव्य को स्पंज किया जा रहा है उस संबंध में। और अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए लगे शहर कंपनियों के माध्यम से, वो पैसा किसका है? उस पैसे का जवाब न दे करके ये हमारे नेता का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यह लोकतंत्र में लोकतांत्रिक आवाज़ का गला दबाया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आप कर रहे हैं, आज क्या नया चीज़ आप लोगों ने किया? आज हम नया चीज़ ये कि जब तक ये अपने और अडानी के संबंधों के बारे में खुलासा नहीं करते, 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, ये किसका पैसा है, जब तक ही इसका जवाब नहीं देंगे, जब तक इसकी जांच नहीं करवाएंगे, तब तक हम अपनी मांग लगातार उठाते हैं। आज काला ड्रेस पहनने का क्या उद्देश्य है? काला ड्रेस पहनने का यही औचित्य है कि ये काला ड्रेस जो है, जो लोकतंत्र के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, उसके संबंध में, ये काला धब्बा जो लगाया जा रहा है, उसके संबंध में है कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग ये काला ड्रेस पहन करके आए हैं। यह एक प्रतीक है इनके तानाशाही का, इसको विरोध करने का एक प्रतीक है कि हम जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर 3 चरणों में आंदोलन घोषित किया है, जिसके तहत 30 मार्च को 31 राज्यों के 563 जिलों में प्रथम चरण के तहत राष्ट्रपति के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। केंद्र सरकार से अपील की गई कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती की जाए, ओबीसी के आंकड़े इकट्ठा करना जरूरी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संगठन ने बुधवार को दूसरे चरण के आंदोलन में धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने पिछड़ा वर्ग जाति आधारित जनगणना नहीं कराए जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारी लोगों के मुताबिक सरकार पिछड़ा वर्ग की जनगणना न कराकर उनके हितों की अनदेखी कर रही है, जिससे वो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। देश व प्रदेश की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन जातिगत आधारित जनगणना न कराकर वो भेदभाव कर रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने चरणबद्ध तरीके से जातिगत आधारित जनगणना कराए जाने की मुहिम चला रखी है। आंदोलन के दूसरे चरण में बुधवार को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। आंदोलन के तीसरे चरण में 17 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन एवं चौथे और अंतिम चरण में 30 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत के 31 राज्य और 563 जिला मुख्यालय पे ये धरना प्रदर्शन का मामला है और ये आंदोलन का दूसरा चरण है, जिसके तहत हम लोग जो है कि आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर 9 मुद्दे हमारे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा हमारी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दा को लेकर है। और राहुल गांधी के द्वारा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी जैसे देश का पैसा लूटकर भागने वाले, विदेश भागने वाले को बचाने के अपमान में भाजपा ने कहा कि ओबीसी का अपमान है, लेकिन जो देश को लूट के भागने वाले, चाहे भगाने वाले, एक भी ओबीसी नहीं है। सारे के सारे शासक वर्ग के लोग ही हैं और उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। लेकिन ओबीसी को गुमराह करके फिर जो है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट या चाहे आरएसएस के लोग ये ओबीसी को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का ये 17 तारीख को रैली प्रदर्शन है और 30 तारीख को हम लोगों का जो है कि पूरा भारत बंद है। 30 अप्रैल को ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दा को लेकर तो हम लोग जो आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को दबाने के लिए बीजेपी आरएसएस की सरकार जो है कि ओबीसी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर रही है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise
प्ले ग्रुप सेक्शन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आजमगढ़। हॉस्पिटल में डॉक्टर P यादव, MBBS, MD, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर AK यादव, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं डॉक्टर मोहम्मद वामिक, जनरल फिजिशियन दे रहे अपनी सेवाएं। हॉस्पिटल में बांझपन का सफल उपचार, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित इलाज, हार्मोनल परेशानियों का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, नॉर्मल ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, निमोनिया, टीबी, हाई बीपी के इलाज के साथ ही खून, पेशाब की जांच और ECG की सुविधा मौजूद। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेलिन संडे स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।